नमस्ते क्लास। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आधुनिक इतिहास के एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक इतिहास के प्रोफेसर के तौर पर सच कहूँ तो मुझे ये विषय पढ़ाना बहुत पसंद है। आज हम भारत की चुनाव प्रणाली का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का और इतिहास के सबसे विशाल और अभूतपूर्व प्रयोग का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। करोड़ों लोग, अलग भाषा, अलग धर्म, फिर भी एक लाइन में खड़े होते हैं सिर्फ एक बटन दबाने के लिए। जरा इस बात की गहराई पर गौर कीजिए। ये विचार आज की हमारी क्लास के लिए एकदम सही मंच तैयार करता है। 1947 के बाद से इस विशाल और विविध उपमहाद्वीप ने जिस अद्भुत एकता को कायम रखा है, ये लाइन उसी का प्रतीक है। ये सिर्फ एक वोट की बात नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि आने वाले सालों में देश किस दिशा में जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम लोकतंत्र की शुरुआत देखेंगे, फिर कांग्रेस का प्रभुत्व और आपातकाल का दौर, इसके बाद गठबंधन, जाति और धर्म की राजनीति, फिर यूपीए का दौर, वहां से 2014 के डिजिटल बदलाव को समझते हुए अंत में दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपने पहले अध्याय से शुरू करते हैं। लोकतंत्र की शुरुआत, एक नए राष्ट्र में इस बड़े प्रयोग की नींव कैसे रखी गई। 1947 के उस ऐतिहासिक परिदृश्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है। ज्यादातर गांवों में कोई पक्की सड़कें नहीं, बिजली का नामो निशान नहीं और साक्षरता दर तो बेहद ही कम। फिर भी इस देश ने एक ऐसा संविधान अपनाने का साहसिक फैसला किया जो हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। 1951-52 के पहले चुनाव में 36 करोड़ की कुल आबादी में से 17 करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे। जरा सोचिए, एक नवगठित चुनाव आयोग के लिए इतने बड़े स्तर पर चुनाव आयोजित करना लॉजिस्टिक के लिहाज से पहाड़ चढ़ने जैसा था। अब सबसे बड़ी समस्या थी अशिक्षा। तो इसे कैसे सुलझाया जाए? चुनाव आयोग ने कमाल का उपाय निकाला, विजुअल पार्टी प्रतीक। जैसे कांग्रेस के लिए 2 बैल, जनसंघ के लिए दीपक और सोशलिस्ट पार्टी के लिए पेड़। लाखों लकड़ी के बैलेट बॉक्स बनाए गए और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि चुनाव सामग्री दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए नाव, ऊंटों और यहाँ तक कि हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने पहाड़ों को पैदल ही पार किया। इस ऐतिहासिक और विशाल प्रयास का नतीजा ये रहा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर, प्रभुत्व और आपातकाल, स्वर्ण युग से लेकर एक बड़े लोकतांत्रिक संकट तक का सफर। 1950 और 60 के दशक की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी के एक तरफा प्रभुत्व का युग था। नेहरू जी का दौर असल में संस्थागत विकास का समय था, जहां आईआईटी और एम्स जैसे बड़े संस्थान खड़े किए गए। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का छोटा सा लेकिन अहम कार्यकाल आया और फिर सत्ता आई इंदिरा गांधी के हाथों में, जिन्होंने 1971 में अपने गरीबी हटाओ अभियान के जरिए एक बहुत बड़ा जनमत हासिल किया। लेकिन क्लास, यहीं पर इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। आखिर क्या होता है जब एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक जनादेश देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और जनता की हताशा से टकराता है? ये सीधा सा सवाल हमें भारत के लोकतांत्रिक समय रेखा के सबसे काले अध्याय की ओर ले जाता है। और इस टकराव का ऐतिहासिक परिणाम था 1975 का आपातकाल। ये वो दौर था जब प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई, लोगों के मौलिक अधिकार सीमित और दिए गए और विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। देखा जाए तो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं एक तरह से ठप हो गई थीं। इस सत्तावादी कदम का नतीजा 1977 के चुनाव में साफ दिखा, जब मतदाताओं ने इंदिरा गांधी को सिरे से खारिज कर दिया और जनता पार्टी को वोट देकर देश में पहली गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार बनाई। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, गठबंधन, जाति और धर्म। किस तरह जनादेश का विखंडन शुरू हुआ। 1980 और 90 के दशक तक आते आते राजनीति का रंग पूरी तरह बदलने लगा था। सत्ता किसी एक पार्टी के प्रभुत्व से दूर होकर पहचान की राजनीति और क्षेत्रीय शक्तियों की ओर मुड़ गई थी। जरा इन घटनाओं को देखिए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी सत्ता में आई। तकनीक को बढ़ावा तो मिला, लेकिन बोफोर्स जैसे घोटालों ने सरकार पर भरोसे को कमजोर कर दिया। फिर 1990 में मंडल आयोग का लागू होना और 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, इन घटनाओं ने चुनाव प्रचार की पूरी दिशा को हमेशा के लिए जाति और धर्म की राजनीति की ओर मोड़ दिया। इस अस्थिरता ने भारत में गठबंधन सरकारों के एक नाजुक युग की शुरुआत की। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक स्थिर सरकार दी
पोखरण परमाणु परीक्षण किए और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया। यह स्थिरता तब तक कायम रही जब तक 2004 के चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों ने यूपीए को सत्ता में वापस नहीं ला दिया। ये हमें हमारे चौथे अध्याय तक लाता है, यूपीए का दौर, आर्थिक विकास के साथ साथ बड़े घोटालों का समय। डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये कार्यकाल एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पेश करता है। एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उड़ान भर रही थी, वहीं दूसरी तरफ 2G, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटाले जैसे एक के बाद एक आए विवादों ने सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया।